कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत के दौर में उत्तराखंड में काफ़ी बदलाव आया है। भले ही 2017 के बाद अब तक बीजेपी 2 टर्म में यहाँ पे सरकार बना चुकी है। एक दौर आपने ज़रूर देखा होगा उत्तराखंड में हर साल बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदल रही थी। 2017 के बाद अब कांग्रेस की जो जड़ें उत्तराखंड में कमज़ोर हुई है। हरीश रावत जैसे बड़े नेता अपनी सीट से चुनाव हारते हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बाद जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। उसके SIR को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है? कई बार ये देखा जा रहा है कि आप लोग SIR की प्रक्रिया का विरोध भी कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। उत्तराखंड जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड ने जिस तरीके से पिछले 25 सालों में विकास का एक नया रोड मैप दुनिया के सामने रखा है, इसके अंदर कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन भी बहुत अहम रहा है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत के दौर में उत्तराखंड में काफ़ी बदलाव आया है। सबसे अहम बदलाव उत्तराखंड में गैरसैंण, जो उत्तराखंड की नई राजधानी की परिभाषा, नई राजधानी की परिकल्पना उत्तराखंड को मिली, उनके नेतृत्व में मिली। इसके अलावा जो काम उत्तराखंड में कांग्रेस के समय किए गए, आज भी लोग उसको याद कर रहे हैं। भले ही 2017 के बाद अब तक बीजेपी 2 टर्म में यहाँ पे सरकार बना चुकी है। एक दौर आपने ज़रूर देखा होगा उत्तराखंड में हर साल बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदल रही थी। वो दौर भी उत्तराखंड की जनता ने देखा। इस बार के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनके कामों से बीजेपी वाले भले ही कह सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड में सिलसिलेवार तरीके से पेपर लीक जो हुए हैं, शिक्षा का बंटाधार जो हुआ है, उसके लिए कांग्रेस हमेशा सड़कों पर उतरते रही है। मेरे साथ उत्तराखंड और देश के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी हैं। मैम, बहुत लंबा संघर्ष हम देख रहे हैं कि आप भी सड़कों पे हमेशा उतरते रहिए। 25 सालों का इतिहास देखे उत्तराखंड का, उसमें कांग्रेस का कितना भूमिका रही कि उत्तराखंड को विकास की तरफ लेकर गई। और आज 2017 के बाद अब कांग्रेस की जो जड़ें उत्तराखंड में कमज़ोर हुई है, इतने बड़े बड़े नेता आपके पास में उत्तराखंड में है कांग्रेस के, इसके बावजूद भी हरीश रावत जैसे बड़े नेता अपनी सीट से चुनाव हारते हैं। उसकी क्या वजह रही है? और अब जो चुनाव आ रहे हैं 2027 में, उसमें को लेकर क्या कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है? सबसे पहले आपका धन्यवाद। देखिए, 2002 से और 2007 हमारी सरकार रही, 7 से 12 भाजपा और 12 से 17 हमारी सरकारें रही। जो पूर्व मुख्यमंत्री नैन दत्त तिवारी जी ने जो विकास इस प्रदेश में किया, मुझे लगता है कि ये सभी लोग बोलते हैं ना भूतो न भविष्य। जो सिडकुल उन्होंने इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पे बसाए, जो काम उन्होंने करे, उसका कोई तोड़ आज भी हमारे प्रदेश में नहीं है। हरीश रावत जी ने अपने टाइम पे केदारनाथ आपदा हमारे प्रदेश में उस वक्त इतनी बड़ी एक आपदा रही है, उसमें जिस तरीके से उन्होंने काम करा और जिस तरीके से उन्होंने लोगों के लिए जो बेसिक सुविधाओं पे काम करने का काम करा, बहुत सारी बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, जो क्या नाम है, पत्रकार पेंशन, बहुत सारी पेंशन उन्होंने उस वक्त लगाई। बहुत सारे काम कांग्रेस की सरकार ने करे। 17 से 22 भाजपा की सरकार रही। और अगर आप आज की स्थिति इस प्रदेश की देखेंगे तो प्रदेश की स्थिति डेवलपमेंट डबल इंजन की सरकार होने के बाद, केंद्र में भाजपा की सरकार और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बाद जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ती जा रही है, अभिभावकों पे एक फीस का बोझ तो बढ़ रहा है जो लोग, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो आज इस प्रदेश में नहीं रहा है।
तमाम सरकारी स्कूलों को 1000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम इस सरकार ने करा है। अगर आप बेरोज़गारी का हाल देखोगे तो दिन प्रतिदिन बेरोज़गारी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारियाँ बच्चे करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। बड़ी मेहनत लगती है एक आम आदमी को, एक आम परिवार के लोगों को कि वो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, फिर सरकारी नौकरियों की तैयारी कराते हैं। बड़ी उम्मीद होती है कि उनके बच्चे का भविष्य बनेगा। लेकिन आज अगर आप उत्तराखंड में पिछले 10 साल में 10वां साल है भाजपा की सरकार को, देखोगे तमाम पेपर लीक हुए हैं। जब बच्चों ने आंदोलन करे तो उन पे लाठीचार्ज करा, उनको जेल भेजने का काम भी इसी सरकार ने करा है। अग्निवीर जैसी योजना को, जहाँ पे पूरे देश के युवा, उत्तराखंड के युवा खास तौर पे जो अग्रणी भूमिका देश सेवा में निभा रहे थे, अग्निवीर जैसी योजना को इस प्रदेश के युवाओं पे थोपने का काम भाजपा की सरकार ने करा। तो जहाँ डेवलपमेंट की बात है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, महिला सुरक्षा हो, हर सेक्टर में सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। मैम, उत्तराखंड के अंदर SIR की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उसके SIR को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है? कई बार ये देखा जा रहा है कि आप लोग SIR की प्रक्रिया का विरोध भी कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, हम SIR की प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम दोहरे मापदंड अगर आप लागू करते हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस की BLA 1, BLA 2 विधानसभा बने हैं। SIR में जो BELO सरकार की तरफ से अपॉइंट हो रखे हैं उनको हमारे BLA 2 उनको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ ये है कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, किसी को आप उलझाओ ना, जबरदस्ती किसी का वोट मत काटो। जो जिसका जायज हक है और जो पात्रता है, जो डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने वो करें, तो आप कम से कम उसमें किसी के साथ ऐसा ना कर दो कि आप किसी को कास्ट देख के, किसी की जाति को देख के उसका वोट नहीं बनाने का काम कर रहे हो, या आपका जो BLO अपॉइंट किया हुआ है वो ईमानदारी से हमारे BLAs के साथ, या जो उसकी ड्यूटी है उसको ईमानदारी से करके, और सभी लोगों को, जो मतदाता हैं उन लोगों का वोट को बनाने का काम जारी रखे। हम SIR का विरोध क्यों करेंगे? हम तो चाहते हैं कि जो जायज चीजें हैं, जो जायज डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पे जो प्रक्रिया है वो पूर्ण तरह से बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे वो प्रक्रिया चले। मैम, पुष्कर सिंह धामी की सरकार, बीजेपी की सरकार को 4 साल हो गए हैं। भले ही आप 4 साल में उनके कामों को 0/0 नंबर दें, लेकिन क्या कुछ अहम ऐसा लगता है कि कुछ बड़े काम बीजेपी की सरकार ने करे हैं जिससे उत्तराखंड बदला है? क्या जिस तरीके से डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, क्या उत्तराखंड के लिए वो एक्सप्रेसवे ठीक है? क्योंकि देहरादून में हम देखते हैं बहुत कंजेस्टेड है, रोड सड़कें बहुत कंजेस्टेड है, बहुत जाम यहाँ पर है। जिस समय के लिए और जितने लोगों के लिए देहरादून बना था, आज पॉपुलेशन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, पहली बात तो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को 5 साल और भाजपा की सरकार को 9.5 साल हो गए हैं। 9.5 साल की सरकार में अब आप यहाँ पे आए, आपने मेरे ऑफिस के बाहर देखे होंगे, ये देहरादून है, स्मार्ट सिटी है, तो गड्ढे तो आपको यहीं पे बाहर काफ़ी दिखे होंगे, यहाँ आते आते बहुत दिखे होंगे। तो ये वो शहर है जो प्रदेश की राजधानी है और जिसको स्मार्ट सिटी के नाम पे डेवलप किया जा रहा है। और आप अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे मेरे साथ थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे गंदगी भी दिखेंगी, नाले में सीवर लाइंस भी दिखेंगी, और आपको लगेगा कि हम लोग कहाँ पे आके रह रहे हैं। तो डेवलपमेंट के नाम पे मैं भाजपा को कोई भी नंबर नहीं दे सकती हूँ। रीज़न क्या है कि जो भी लोग सरकार सत्ता में आती है, वो जो पिछली सरकार के काम है उनको आगे बढ़ाने का काम करती है, और वो सबकी जिम्मेदारी है। आपको सत्ता में भेजा इसलिए जाता है कि आप काम करिए, लेकिन जिस लेवल का डेवलपमेंट होना चाहिए था, जितना काम सरकार को करना चाहिए था, जितनी पॉलिसीज सरकार को बनानी चाहिए थी, आज नहीं बनी हुई है। आज आप देखोगे कि उत्तराखंड का हर युवा सड़कों पे है, हर डिपार्टमेंट के लोग कर्मचारी सड़कों पे है, उनकी मांगें नहीं मानी जा रही है, और सरकार पूरी तरह से नकल माफिया हमारे प्रदेश में डेवलप करा इसी सरकार में, भू माफिया इसी सरकार में, भ्रष्टाचार इसी सरकार में। ऐसा कौन सा काम हुआ जो इस सरकार में अच्छा हुआ? हमारा प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड है। देवभूमि उत्तराखंड आज जहाँ संस्कृति शिक्षा के नाम पे जानी जाती थी, उस प्रदेश का नाम
आपने देखा होगा एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से हिमालयी राज्यों में नंबर 1 राज्य बना जहां महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं के साथ दुराचार, बलात्कार के केसेस आगे बढ़े। हमारा प्रदेश आज कल एनसीआरबी की रिपोर्ट 4 दिन पहले की, जहां पे दहेज हत्या में नंबर 1 राज्य पूरे देश में हमारा बना है। 9.8% की रेशियो हमारा है। दूसरे नंबर पे बिहार और तीसरे नंबर पे झारखंड आया। आप सोच सकते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड की ये हालत होने के। बच्चे बाल आयोग की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा बच्चे हमारे प्रदेश से गायब हो रहे हैं। क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आपने देखा कि जनवरी फरवरी में 6 हत्याएं तो केवल देहरादून राजधानी कैपिटल में हुई हैं। तो अगर इनकी पॉलिसीज ठीक होती, शासन प्रशासन पे कंट्रोल अगर मुख्यमंत्री जी का होता है, डर होता है, तो ये जो हुआ ये नहीं होता। लेकिन क्योंकि आप जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके साथ है और भ्रष्टाचार में आप खुद इन्वॉल्व है, तो आज आप ना अधिकारियों को कुछ बोल पा रहे हो और ना आप खुल के इस प्रदेश के विकास के लिए काम कर पा रहे हैं। तो मैं ये जरूर बोलती हूँ कि आज की डेट में जो प्रदेश है हमारा, जिन मूल्यों को लेके प्रदेश बना था, जिस लड़ाई को इस प्रदेश के लोगों ने लड़ा था, वो जो मूल्य थे, जो भावनाएं थी, उन पे ये सरकार काम नहीं कर पा रही है। उत्तराखंड से उलट अब मैं राष्ट्रीय मुद्दे की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ। अभी इंडिया अलायंस की बैठक दिल्ली में हुई थी 8 जून को। उसके अगले दिन ही टीएमसी के मतलब 20 विधायक, 20 सांसद टीएमसी से अलग हो गए, बीजेपी के साथ चले गए। अब टीएमसी कांग्रेस में अपना विलय करने की सोच रही है, ऐसा ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। तो जो ये घटनाक्रम हुआ है, टीएमसी में इतनी बड़ी टूट हुई है। एक समय ममता बनर्जी को हम कह सकते हैं कि मोदी से टक्कर लेने वाली एक प्रमुख नेता के तौर पर देखा जाता था। जो ये टीएमसी टूटी है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ में जाने से ममता बनर्जी से का आने वाले समय में लोकसभा चुनाव जब होंगे, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है, या फिर टीएमसी का कमज़ोर होना मतलब कि कांग्रेस या ऑपोजिशन का कमज़ोर होना है? देखिए, मैं एज़ अ लीडर अगर मैं ममता बनर्जी की बात करूँ तो वो बहुत डेयरिंग लेडी है। उनके अंदर बहुत गट्स थे और मोदी सरकार से लड़ाई लड़ने में जो हिम्मत उन्होंने बंगाल में दिखाई थी, वो मुझे लगता है कि काबिल-ए-तारीफ़ है। हालाँकि चुनाव का रिज़ल्ट जो भी रहा और उनके कुछ लोग आज भाजपा में जा रहे हैं, और मैं जो भी लोग ऐसे बुरे वक़्त में पार्टी को छोड़ते हैं, पार्टी से अलग होते हैं, तो मैं उनको मैं ज़रूर बोलूँगी वो लोग मौकाप्रस्त लोग हैं। बाकी उनका कांग्रेस में आना, कांग्रेस में विलय होना, ये सीनियर लीडरशिप का डिसीजन है या उन लोगों का डिसीजन है, उसमें हमारा कोई भी इंटरव्यू नहीं है। मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि सभी लोगों से, जो मजबूत लोग इस देश के हैं, एक विचारधारा की बात करते हैं, समग्र विकास की बात करते हैं, जो सभी लोगों को साथ लेके चलने की बात है, अगर वो सब लोग एक साथ आते हैं, तो मुझे ज़रूर लगता है कि उसमें मजबूती मिलेगी। और जो भाजपा की सरकार है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों से लड़ने के लिए सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसलिए नहीं होना चाहिए कि आज उनको ज़रूरत है। सभी लोगों को इसलिए कि इस देश के डेवलपमेंट के लिए, इस देश को बचाने के लिए आज सबको इकट्ठा वैसे भी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भाजपा की सरकार है, ये पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ सरकार है। इनको चलाने वाले बाहर के लोग हैं, इनके ऊपर कंट्रोल बाहर के लोगों का है। और अगर यही हालात हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है। हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य की बात है, हमारे प्रदेश दोनों के भविष्य की बात है, उसके लिए सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। अभी तो जिस तरीके का माहौल है, बीजेपी की 2 बार यहाँ पे सरकार बनी है, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल रही है। अगर भविष्य में आपकी सरकार आती, जिस तरीके से अंकिता भंडारी का केस हुआ, आपने उसका बहुत विरोध करा है, लेकिन फिर भी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, फिर भी उस लड़की को, उत्तराखंड की बेटी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। क्या ये मुद्दा भी इस बार चुनाव का मुद्दा रहने वाला है? क्या महिला हिंसा जो बढ़ती जा रही है, क्या उसके खिलाफ महिलाएं वोट करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊँ, अंकिता भंडारी का जो मुद्दा है या महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, वो चुनावी मुद्दा नहीं है। वो महिलाओं की अस्मिता का मुद्दा है, वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, और वो इस प्रदेश की अस्मिता का मुद्दा है। अगर किसी भी महिला के साथ इस प्रदेश में, इस देश में उसके साथ बलात्कार, दुराचार, हत्या जैसी घटनाएं घटती हैं, तो मुझे पर्सनली, व्यक्तिगत मेरी ये राय हो सकती है कि मुझे लगता है कि ये वो पूरे समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं होती है, जिस समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं। ये कांग्रेस और भाजपा का मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा भी है। और क्योंकि
जो आज जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहे, चाहे मणिपुर की घटना देख लीजिए, महिला पहलवानों की घटना देख लीजिए, अंकिता भंडारी वाली घटना देख लीजिए, अनामिका शर्मा की जो बेटी 13 साल की बेटी के साथ रेप की घटनाएं, इन सारे मुद्दों में भाजपा के लोग इन्वॉल्व है, इसलिए आज तक जस्टिस नहीं हो पाया। क्योंकि भाजपा को वीवीआईपी कौन है आज तक नहीं पता चला, बुलडोजर रातों रात क्यों चला वो नहीं पता चला। तो आपने जो 4 अपराधी सामने आए उनको तो 3 लोगों को तो उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन जो वीवीआईपी का नाम बार-बार आ रहा है, जिसके बारे में अंकिता ने अपने चैट पे लिखा था कि भी मुझे एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात हो रही है, वो वीवीआईपी का नाम आज तक सामने उजागर नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा का कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़ा नाम है जिसको बचाने का काम भाजपा कर रही है। ऐसे ही महिला पहलवान वाले केस में बृजभूषण शरण पे कुछ भी आंच नहीं आई थी, क्योंकि वो भाजपा का सांसद था और उन्होंने जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाए, जो हमारे देश की शान बेटियां थी, उनके साथ इस तरीके से हुआ। ये जो सरकारें हैं, आप सोचे ना कि मोदी जी रोज मन की बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर जला है, मणिपुर में हमारी देश की बेटियों को नग्न करके घुमाया गया, उनके साथ रेप हुए और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने वहां पे उनके साथ बात करना भी जरूरी नहीं समझा। इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल जैसी घटना पे आ रहा है, जो पूरे विश्व को शर्मिंदा करती है, उसमें भारत के देश के प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है, हरदीप पुरी का नाम आ रहा है, लेकिन इसमें कोई चर्चा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो इतने करप्ट हैं, या उनकी जो उनका जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि ना लोग उसके खिलाफ बोल पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि खिलाफ बोलेंगे तो हमारे पास केस हो जाएंगे, और ना ही वो इस देश के लिए कभी आदर्श बन सकते हैं। मैम, अभी हमने ये देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर यूथ की तुलना कॉकरोचों से करते हैं, कीड़े मकोड़ों से करते हैं, उसका एग्रेशन वहाँ देखने को मिला। नीट के एग्ज़ाम ले लीजिए, इतने सारे एग्ज़ाम्स भारत में लीक हुए हैं, आज एग्ज़ाम हो रहा है, लीक हो रहा है, बाद में पता नहीं कब एग्ज़ाम्स हो रहा है। जो ये पूरा शिक्षा का तंत्र है, सीबीएसई जैसी छोटी परीक्षाएं, उसमें इतनी गड़बड़ी है। 12th क्लास की मार्कशीट अगर कोई बच्चा मांगता है कि मेरे को गलत नंबर दे गए हैं, तो उसको वो वाली मार्कशीट नहीं मिल रही, किसी और बच्चे की उसको मार्कशीट मिल रही है। तो इतना फर्जीवाड़ा बढ़ चुका है। क्या ट्रांसपेरेंसी रह गई है भारत के अंदर? क्या एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनका कोई भविष्य रह चुका है? इतना कुछ हुआ है, उस पर कांग्रेस भले ही सड़कों पे उतरी है। क्या उत्तराखंड में भी जिस का यूथ क्या इसके खिलाफ अपना मूड बना रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आज जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है, जो समझ रहा है कि देश में क्या हो रहा है, चाहे वो चीफ जस्टिस ने जो बोला कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो मोबाइल में बैठे हुए वो कॉकरोचेस हैं और वो ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उन्होंने जो आंदोलन करा, चाहे नीट का पेपर लीक हुआ, नीट जैसा पेपर लीक होना, और उसमें आज आपको पता है कि 22 बच्चों के आसपास 22 बच्चों ने सुसाइड करने का आत्महत्या कर ली। आप सोचिए कि उस परिवार पे क्या बीत रही है जिसका वो बच्चा जा रहा है। एक माता पिता पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं एक बच्चे को पालने पोसने में, उसके एग्जामिनेशन में, उसकी तैयारी में, और आज वो उसका पेपर लीक हो जाता है और वो बच्चा सुसाइड कर लेता है, लेकिन सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए यूथ कांग्रेस एनएसयूआई तमाम दल सड़कों पे आए और उन्होंने प्रोटेस्ट करा, लेकिन सरकार ने कोई नैतिक जिम्मेदारी ली। हमारी सरकारों में अगर कुछ हुआ है तो तुरंत कार्रवाई हुई है, मंत्रियों ने इस्तीफे भी दिए, लेकिन ये जो सरकार है ये अहंकार से भरी सरकार है, ये प्रचार प्रसार की सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, और इनको लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है। किसान आंदोलन में 627 किसानों की जान गई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि शायद वो अमृत पी के आए हैं और उनको कभी नहीं मरना है, या उनको कभी कुछ नहीं हो सकता है, और वो आज लोगों की इमोशन, लोगों की फीलिंग समझ रहे हैं। आज का युवा परेशान है, उसको पता है रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ चुकी है, वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करेगा। वो फ्रस्ट्रेटेड युवा फ्रस्ट्रेशन में है, लेकिन इस सरकार को कोई भी फर्क इस देश के युवाओं से नहीं पड़ रहा है। जो हमारे आने वाले देश के भविष्य हैं, उन लोगों की जानें आज इस सरकार की वजह से जा रही है। मैम, मैंने आपकी सोशल मीडिया पर मीनाक्षी नटराजन के साथ में तस्वीर देखी थी। मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा
चुनाव के लिए नामांकन दायर करा था। और आपको मैं बता दूं, बीजेपी के 2 सांसद राज्यसभा चुनाव में जीत चुके थे। तीसरी सीट पर उनके पास में संख्या बल नहीं था। इसके बावजूद भी अगर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होता है और वहाँ से महेश केवट का जीतना होता है, आप लोग मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने पर बैठे थे, दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के बाहर भी धरने पर बैठे थे। जो चल क्या रहा है, नामांकन में गड़बड़ियाँ किस तरीके से हो रही है और हर बार ऐसा ही होता है? देखिए, मतलब ये बड़े अफसोस की बात है। मीनाक्षी मैडम जो हमारी मैम है, वो गांधीवादी विचारधारा की महिला है। वो लोकसभा की सांसद पहले रही हैं, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की हमारी राष्ट्रीय इंचार्ज रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं एनएसयूआई की। मैं उनको, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने हमें राजनीति सिखाई या जिन्होंने हमें आदर्शों पर चलाना सिखाया है, उनमें मीनाक्षी मैम एक है। और मैं उनके इलेक्शन में मंदसौर में रही हूँ। उनका नॉमिनेशन रद्द करना, वो भी एक ऐसे केस में जिस पे कि अभी सुनवाई नहीं हुई है। अभी मतलब उनको किसी ने उनके खिलाफ कोई कंप्लेन करी है जिस पे उनको अभी मौका दिया गया था कि उनको बोलना है, और अभी उस पे बात ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कन्विक्ट नहीं है वो उस पे अगर वो नॉमिनेशन रद्द होता है तो ये सरासर पूरे देश के लोगों को समझ में आ रहा है कि एसआईआर के नाम पे पहले इन्होंने लोगों के वोट चोरी करने का काम करा, और आज राज्यसभा की सीट, लोकसभा की सीटों, इसी तरीके से वोट चोरी करके अब सीटों को चोरी करने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। हमारी जो पूरी टीम है मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी, उमंग जी, वो सब लोग वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने दे रहे हैं। दिल्ली में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, केसी वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी, सचिन पायलट जी, भूपेश बघेल जी, आज इलेक्शन कमीशन से जाके मिले, कल से सब धरने पे दे रहे हैं। इस केस में हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि भाजपा की सरकार को कितनी सत्ता की भूख है। उनके पास राज्यसभा में पर्याप्त मेंबर है, लोकसभा में पर्याप्त मेंबर है, जहां पे उनकी संख्या बल भी नहीं है, उस सीट को भी वो चुराने का काम करें, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। वो सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जो संविधान है हमारा, उसको खत्म करने का काम आज भाजपा की सरकार कर रही है, और पूरा देश देख रहा है। पूरे देश की नजरें भाजपा पे हैं, और वो समझ रही है कि भाजपा के कोई भी नैतिक मूल्य नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस आज इतनी कमजोर है कि अभी हम मंत्रिमंडल की बात कर ले, उत्तराखंड में अधिकतर कांग्रेस ही है। वहाँ पर लगभग 5-6 मंत्री कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के लोग हैं। उसके बावजूद भी आज वो बीजेपी के साथ में, तो क्या अपनी जो काम है कहीं ना कहीं उनमें वो रहता है, दोहराए रहते हैं, ये काम करे कि नहीं करे। तो इतना कांग्रेस के अंदर टूट हुई है। क्या आपको लगता है कि आपका कैडर कांग्रेस का उत्तराखंड में जमीनी स्तर तक बचा हुआ है या और मजबूत करने की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो अगर आपकी बात में कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर भाजपा में सारे 7 मंत्री कांग्रेस के हैं, तो इसका मतलब भाजपा बहुत कमजोर है, क्योंकि उनको कांग्रेस के लोग चाहिए मंत्री बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके लोग हैं वो दर्रियां बिछाएंगे, लेकिन उनको सत्ता में बिठाने के वो काबिल नहीं है। वो लोग मंत्री विधायक नहीं बन सकते, इसलिए उनको कांग्रेस के लोग चाहिए। इसलिए वो कांग्रेस के लोगों को ज्वाइन करा के उनको सत्ता में दी है, और जो उनकी पार्टी के लिए सालों काम करे उन लोगों को उन्होंने साइड रखा हुआ है। तो ये आप ये एक बात समझिए कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। कांग्रेस के लोग ही इतने काबिल हैं कि वो विपक्ष में भी जाके, चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तराखंड में हो, सरकारों में हेमंत बिश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री आज बना हुआ है असम का, वो कांग्रेस से किया हुआ है। ठीक है, तो पहली बात ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के लोग बहुत ही काबिल है। दूसरी बात की, कांग्रेस देखिए चुनाव हारी पिछली बार, बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी। ये हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैडर नहीं है और हमारे पास लोग नहीं है। आज भी हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और 2027 में हम सरकार लेके आएंगे। देखिए, इन्होंने जो धर्म की लड़ाई लड़वाई, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा, मंदिर मस्जिद करा, और उसमें जो लोग हैं उत्तराखंड के, हमारे भोले भाले लोग हैं, वो उस वक्त ये भूल गए कि हमारे बच्चों के रोजगार की बात करनी है, महंगाई की बात करनी है, महिला सुरक्षा की बात करनी है, अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य की, हॉस्पिटल की बात करनी है, सड़कों की बात करनी है, और वो इनके बहकाव में आके इनको वोट दे दिए। लेकिन आज जब ये 10वां साल इनका चल रहा है, तो लोगों को समझ आ चुका है कि ये इनके पास इन मुद्दों के अलावा कुछ नहीं है। अगर भाजपा को पूछा जाए कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं 2022 के, आप बताइए आपने लोगों के लिए क्या करा,
आपने कितनी सड़कें बनाई, कितने नए संस्थान बनाए, कितने हॉस्पिटल्स बनाए, कितने कॉलेजेस बनाए, उस पे बात करें ना, और उस पे वोट मांगे। ऐसा थोड़ा ना कि हमारे प्रधानमंत्री भी हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी भाषणों में हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बातें नहीं कर रहे। पूछिए इनको, कुछ सवाल पूछिए कि पूछिए इस प्रदेश के युवाओं का क्या हाल है, इस प्रदेश में अंकिता को न्याय क्यों नहीं मिला, इस प्रदेश में बलात्कार और दुराचार की घटनाएं कैसे बढ़ रही हैं, 6 मर्डर एक महीने में किस तरीके से हो रहे हैं। इस पे इनको बात करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो भाजपा केवल और केवल धर्म की राजनीति करना चाहती है, लेकिन जब विकास के मुद्दों पे आप आओगे, जब आप अपने बच्चों के मुद्दों पे आओगे, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई पे आओगे, सड़क, स्वास्थ्य पे आओगे, तब इनके पास जवाब नहीं होंगे। और उस वक्त इस प्रदेश की जनता कांग्रेस को वोट देगी। कांग्रेस ही वो विकल्प है, कांग्रेस ही वो उम्मीद है जो लोगों का काम कर सकती है। ज्योति जी, आखिरी 2 सवाल आपसे मुझे और पूछने। सबसे अहम, अगर आपको उत्तराखंड जीतना है तो 2 अहम यहाँ पे पड़ाव है, एक है कुमाऊं का और दूसरा गढ़वाल का। गढ़वाल में 30 विधानसभा सीटें हैं और कुमाऊं में 16 विधानसभा सीटें। 2017 और 2022 के इलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस गढ़वाल की 30 सीटों पर हारी थी और कुमाऊं की भी 16 सीटों पर हारी थी। 16 और 30 बड़ा आंकड़ा है। किस तरीके से अब आने वाला जो चुनाव है 2027 का, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं? भले कुछ कम मार्जिन से आप लोग वहाँ पे हारे हैं, लेकिन बड़ी अहम ये दोनों क्षेत्र रहते हैं। पहली बात तो गढ़वाल और कुमाऊं में जो सीटें हैं वो टोटल 70 सीटें हैं, और मुझे लगता है गढ़वाल में 41 सीटें, कुमाऊं में 29 सीटें। अच्छा, आप प्लेन पहाड़ की सीटों को मिक्स कर रहे होंगे। देखिए, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमारी जो लीडरशिप है पूरी मेहनत कर रही है। हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। हम पिछले, जब से विपक्ष में पिछले 9.5 साल से, तब से लगातार इस प्रदेश के लोगों के हितों की बात कर रहे हैं, लोगों की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, रोज लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को ये समझ में आ गया कि जो लोग इस प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, जो लोग हमारे बारे में बात कर सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। और हम लोग जरूर अगले चुनाव को जीतेंगे। हमारे पास शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पे हमको लोगों से बात करनी है। क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो हम छोटे छोटे डेवलपमेंट के काम कर रहे थे, लेकिन जो आज की सरकार है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, ये काम नहीं कर पा रही है। और हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और हम अपने चुनाव 2027 का चुनाव जीत के सरकार बनाने का काम करेंगे। मैम, 33% रिजर्वेशन महिलाओं में को मिले राजनीति में, उसकी बार बार बात हो रही है। कांग्रेस का क्या नैरेटिव है? क्या कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें 33% सीटें महिलाओं को देने जा रही है? और वो महिलाओं को देने जा रही है तो क्या इसका असर बाकी राज्यों में पड़ने वाला है? क्या लोकसभा में भी इसका असर पड़ेगा कि महिलाएं कांग्रेस के साथ में और जुड़ना शुरू हो जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा महिलाओं के पक्ष में रही। अगर आपको ध्यान होगा तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, वो पंचायत राज एक्ट लाए थे, और उसी की वजह से आज जो क्षेत्र पंचायत है, ग्राम प्रधान है, मेयर है या जिला पंचायत अध्यक्ष है, पर ब्लॉक प्रमुख महिलाएं बनी है। महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने करा। 33% आरक्षण हम लोगों ने, जब हमारी सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब हम लोगों ने राज्यसभा में ये बिल पास कराया था। लोकसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था तो वो बिल उस वक्त फेल हो गया। अभी सर्वसम्मति से जब नारी बंधन बिल भाजपा लेके आई तो सारे विपक्ष ने एक स्वर में, एक आवाज में इसको पास करने का काम करवाया, लेकिन वो अभी लागू क्यों नहीं करा? भाजपा की इंटेंशन हमें समझ नहीं है कि उन्होंने इसको लागू करने का काम नहीं करा। और रही बात कि कांग्रेस जो विधानसभाओं में टिकट देगी, जो भी महिलाएं विधानसभा की तैयारी करेंगी, टिकट मांगेगी, उनकी लड़ाई मुझे लगता है कि पूरी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। हमारे जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, वो जरूर चाहते हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जिस दिन ये महिला बिल लागू हो गया 33% महिलाएं भी विधानसभा में जाने का काम करेंगे। मैम, ये आखिरी सवाल है। आप धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत एक्टिव है। हम आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप गली गली जा रहे हैं, जो आपको रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कुछ 5 बड़े काम जो आप इस विधानसभा के लिए करेंगे, और सबसे अहम
क्योंकि आप फायर ब्रिगेड लीडर है, महिला कांग्रेस की आप यहाँ पर अध्यक्ष है, जाहिर सी बात है आपको कुछ बड़ा दायित्व भी मिलेगा, क्या उसके लिए भी आप तैयार हैं? देखिए, मेरी जो ज़िम्मेदारी एज़ अ राजनीतिक व्यक्ति है और एज़ अ महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, वो मैं आज निभा रही हूँ। मैं क्योंकि एक विधानसभा से कोई भी जो राजनीतिक व्यक्ति वो चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं धर्मपुर विधानसभा से तैयारी कर रही हूँ और चुनाव की तैयारी में आज से नहीं पूरा मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया मैं धर्मपुर में तैयारी कर रही हूँ। और चुनाव जीतने के बाद जो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी, जो हाल यहाँ पे आज लोगों का जिस तरीके से हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि जो भाजपा के विधायक हैं वो 10 साल मेयर रहे, 10 साल विधायक रहे, लेकिन जो इस क्षेत्र की कंडीशन है, सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, सीवर लाइन बह रहा है, उस पे कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे पहले जो अब मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं स्कूल खोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है देहरादून में एजुकेशन हब है, स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो बेसिक काम है, सड़क, शिक्षा, जो स्वास्थ्य की सुविधाएँ, अभी भी अगर आप जाओगे तो देहरादून जबकि राजधानी है, लेकिन हॉस्पिटल्स अभी भी कम हैं। हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है, आपको जब कभी जाते हो, मैं कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाती हूँ तो इतनी भीड़ है, जो पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ होनी चाहिए वो नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे विधायक बन के आऊँ तो मैं जो लोगों के काम है, चाहे वो रोड का काम है, सिविल लाइन का काम है, नशा इस विधानसभा में बहुत ज़्यादा बिक रहा है। यहाँ पे सपेरा बस्ती है, पटेल नगर है, पीछे की तरफ बच्चे आज नशे की तरफ जा रहे हैं। हमारे आने वाले जो बच्चों का भविष्य है वो खराब हो रहा है, उस पे मैं काम करना चाहती हूँ। महिला सुरक्षा की हम लोग बात करते हैं, लेकिन हम महिला सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी कदम है, उस पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं उस पे काम करना चाहती हूँ। मैं बच्चों की शिक्षा को बेहतर करना चाहती हूँ और मेरा मानना है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो हमें छोटे-छोटे हब्स बनाने पड़ेंगे। हमको जो स्टूडेंट है उसको स्किल से जोड़ना पड़ेगा और स्किल से जोड़ के हम रोज़गार उसको उपलब्ध करा पाएँगे, तभी हम कुछ कर पाएँगे। तो मेरे पास कोई 5 काम, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी प्रायोरिटी में ये करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो भी लोगों की डिमांड है और जो भी इस विधानसभा में कमियाँ होंगी, मैं ज़रूर उनको पूरा करने का काम करूँगी और मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट करूँगी कि काम कैसे होते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, उत्तराखंड में आपकी एक अलग छवि है। जिस तरीके से हम देश में प्रियंका गांधी को देखते हैं, उसी तरीके से उत्तराखंड में लोग ज्योति रौतेला को देखते हैं कि प्रियंका गांधी की तरह ये फायर ब्रिगेड लीडर है। और जो अभी रिस्पॉन्स मिला है, जिस तरीके से उत्तराखंड में राहुल गांधी का दौरा रहा और जो यहाँ की लीडरशिप है, नए लोगों को कांग्रेस में मौका मिल रहा है, न्यू स्पिरिट कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। और जो एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल हो जाएंगे बीजेपी की सरकार को उत्तराखंड में, इसके बाद लोग अब ऊब गए हैं। जिस तरीके से आपने देखा लोकसभा चुनाव में, अगर अलायंस गठबंधन एक साथ अच्छे से चुनाव लड़ता तो बीजेपी की सरकार बनाना मुश्किल होती। भले ही उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन नंबर बहुत कम मिले उन लोगों को। उत्तराखंड में बहरहाल अब 2027 का चुनाव बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन जिस तरीके से ज्योति रौतेला जी जमीन पर रह के काम कर रहे हैं और हर वो अहम बात उठा रही है जो सीधे तौर पर उत्तराखंड की जनता से जुड़ी हुई है, तो ये देखकर लगता है कि हाँ, वाकई में एक लीडर है जो वाकई में लोगों के लिए काम कर रहा है, ना कि अपने लिए काम कर रहा है। मैम, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और आपसे काफ़ी अच्छा लगा मिलकर। धन्यवाद। थैंक यू।